हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ। सबसे पहले आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन से जो क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लिया था, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के टूल्स का मतलब है कि यदि हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करना चाहते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मैनिपुलेशन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए अगर हम टूल्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमको एंजाइम्स चाहिए। अब कौन कौन से एंजाइम्स चाहिए, तो एक एंजाइम्स आप पढ़ ही चुके हैं लास्ट लेक्चर पर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, स्पेशली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम। आपको थोड़ा बहुत याद हो, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, लेकिन काटने के बाद होस्ट में इंट्रोड्यूस करने के बाद उसकी कॉपी बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, लाइगेज एंजाइम। तो एंजाइम के नाम पर कम से कम 3 एंजाइम चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम और लाइगेज एंजाइम। इसके अलावा दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चाहिए वेक्टर। वेक्टर के नाम पर ज़्यादातर केसेज में क्या इस्तेमाल हो जाता है, प्लाज्मिड। ठीक है, और भी होते उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो कोई ना कोई वेक्टर चाहिए। और तीसरी चीज़ है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जिस पर्टिकुलर सेल में डालेंगे उस सेल को हम लोग कहते हैं या उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो कम से कम 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए, एक हमको एंजाइम चाहिए, एक हमको वेक्टर चाहिए और तीसरा हमको क्या चाहिए, होस्ट चाहिए। एंजाइम में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए और लाइगेज एंजाइम चाहिए। तो अब हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम। अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि 1963 में 2 एंजाइम आइसोलेट किए गए थे। कहाँ से, तो आंसर देंगे इश्चेरिचिया कोलाई से। और ये जो 2 एंजाइम इश्चेरिचिया कोलाई से आइसोलेट किए गए थे, ये इश्चेरिचिया कोलाई को बचाते थे किसके अगेंस्ट, तो आंसर देंगे बैक्टीरियोफेज से। बैक्टीरियोफेज से इश्चेरिचिया कोलाई को बचाने वाले 2 एंजाइम आइसोलेट किए गए। ये जो 2 एंजाइम आइसोलेट किए गए थे, इसमें एक एंजाइम का काम था कि जो डीएनए है उसमें ऐड कर देता था किसको, मिथाइल ग्रुप को, और इसको कहते हैं मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। और जो दूसरा एंजाइम था वो डीएनए को कट कर देता था। अब जब डीएनए को कट कर देंगे तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब बैक्टीरियोफेज का डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या बैक्टीरियोफेज ई कोलाई में मल्टीप्लाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई को बचाने का जो मेन एंजाइम है वो यही एंजाइम है जो डीएनए को क्या करता था, कट कर देता था। ऐसा एंजाइम जो डीएनए को कट कर देता था उसी को कहते हैं क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज
न्यूक्लिएज। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज किस एंजाइम को कहा गया? ऐसा एंजाइम जो डीएनए को एक कट कर देता था या डिस्ट्रॉय कर देता था, इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। तो दो एंजाइम जो आइसोलेट किए गए थे उसी में से एक एंजाइम कौन सा था? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। अब सवाल यह है कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज कौन सा है? तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, लास्ट ईयर नीट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज कौन सा है? तो आंसर देंगे हिंड 2 या हिंड सेकेंड। ठीक है, अब ये कैसे इसके नाम लिखे आते हैं इसकी चर्चा भी आगे हम लोग करेंगे। इसको हिंड डी सेकेंड भी कहते हैं। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज कौन सा है? आंसर देंगे हिंड सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन, ये आइसोलेट कहां से किया गया? तो ये आइसोलेट किया गया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक बैक्टीरिया से। कहां से आइसोलेट किया गया? तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से आइसोलेट किया गया। दूसरा क्वेश्चन यह है कि हिंड सेकेंड कब आइसोलेट किया गया था? तो हिंड सेकेंड आइसोलेट किया गया था फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये जो खोज हुई थी उसके 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद। अब 5 साल का मतलब क्या हो गया? 1968 आ जाएगा। तो हिंड सेकेंड कब आइसोलेट किया गया? तो आंसर देंगे 1968 में आइसोलेट किया गया। अब दूसरा सवाल यह है कि हिंड सेकेंड की जो फंक्शनिंग है वो किस पर डिपेंड करती है? तो डिपेंड ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर डिपेंडेंट होती है। और यह कट करता है, ये कट करता है किसको? डीएनए को। कहां से? एक स्पेसिफिक पॉइंट से। और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिकॉग्नाइज बाय किसके द्वारा? तो आंसर देंगे स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ कितने? तो आंसर देंगे 6 बेस पेयर। 6 बेस पेयर का कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंड सेकेंड जो रिकॉग्नाइज करता है वो सीक्वेंस कितने बेस पेयर का बना होता है? तो आंसर देंगे 6 बेस पेयर। अब वो 6 बेस पेयर कौन से होते हैं? तो वो आपको बताते हैं। वो होते हैं GTC, GAC। यदि ये 5-3- है तो इधर 3-5- भी लिख लेते हैं। क्या? ये C होगा, ये A होगा, ये G होगा, ये C होगा, ये T होगा और ये G होगा, और ये हो जाएगा 3-5। ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक सीक्वेंस आपसे पूछेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हिंड 2 अपने स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है जो कि कितने बेस पेयर का बना होता है, तो आंसर देंगे 6 बेस पेयर का। लेकिन वो 6 बेस पेयर होते कौन से हैं? तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा GTC, GAC, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग में CAG और CTG हो जाएगा। ठीक है बच्चों। दूसरा सवाल है, वह बेस सीक्वेंस, ध्यान से सुनिएगा, वह बेस सीक्वेंस जो किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है या रिकॉग्नाइज किया जाता है उसको कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा हिंड 2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, तो आप ये बता दीजिएगा। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज
की खोज के बाद या हिंड सेकेंड की खोज के बाद फिर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज खोजे गए और आज लगभग 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जाने जाते हैं, जो लगभग 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया के द्वारा आइसोलेट किए गए हैं। तो ये डाटा है एनसीईआरटी का कि कितने एंजाइम आज जाने जाते हैं, तो लगभग 900 हो जाएंगे, और कितने स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से आइसोलेट किए गए हैं तो लगभग 230 हो जाएगा। ठीक है, और सभी स्पेसिफिक होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की जो विशेषता होती है कि स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को। अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम अलग अलग सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और उसी पर्टिकुलर पॉइंट से उसको कट करता है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक इसमें डिस्कस करना है कि कैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ आपने नाम दे रखा है हिंड सेकेंड, इसका नाम कैसे पड़ा है। ऐसे इको R1 होता है, इको R5 होता है, बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये नाम कैसे पढ़ते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। कैसे इनका नाम लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है इको R1। तो ये इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा कैसे गया है। किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का जो फर्स्ट लेटर होता है ये इंडिकेट करता है जीनस ऑफ द बैक्टीरिया, जिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से ये आइसोलेट किया गया है, जिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से ये आइसोलेट किया गया है। जैसे जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया उसका नाम है इश्चरीचिया कोलाई RY13 स्ट्रेन। तो इश्चरीचिया कोलाई में जो इश्चरीचिया शब्द है ये जीनस है और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट लेटर हो जाएगा किसका, एंजाइम का। उसका जो नेक्स्ट 2 लेटर हैं ये इंडिकेट करते हैं स्पीसीज को, किसकी, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की स्पीसीज के फर्स्ट 2 लेटर। तो कोलाई में फर्स्ट 2 लेटर CO हो जाएगा, तो स्पीसीज के 2 शब्द यहाँ जोड़ दिए जाएंगे। तो फर्स्ट लेटर कहाँ से आया, जीनस से। सेकेंड 2 लेटर कहाँ से आया, स्पीसीज से। अगला जो ये R है ये इंडिकेट करता है स्ट्रेन को। जैसे ये स्ट्रेन कौन सा है, RY13। तो RY13 का फर्स्ट लेटर R है तो वो यहाँ लिख दिया गया। और ये रोमन नंबर है, रोमन नंबर लिखा भी जाता है और नहीं भी लिखा जाता है। रोमन नंबर इंडिकेट करता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया से जिससे ये आइसोलेट किया गया है उसमें किस आर्डर पर, पहले नंबर पर आइसोलेट किया गया है तो फर्स्ट लिखेंगे, दूसरे नंबर पर होगा तो सेकंड लिखेंगे। तो इको R1 2 3 4 जो भी लिखना है ये रोमन नंबर में हम लोग लिखेंगे। तो किसी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का जो नाम लिखा जाता है उसके पार्ट जरा देख लीजिए। ये बिल्कुल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जैसा है, जिसमें फर्स्ट जो लेटर है वो जीनस को इंडिकेट करता है, सेकेंड 2 लेटर स्पीसीज को इंडिकेट करते हैं, नेक्स्ट जो लेटर है वो स्ट्रेन को इंडिकेट करता है, और रोमन नंबर किसको इंडिकेट करता है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को इंडिकेट करता है। जैसे इश्चरीचिया कोलाई RY13 स्ट्रेन से ये आइसोलेट किया गया था। तो हम उम्मीद करते हैं नेमिंग आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि वास्तव में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होते क्या हैं, कौन सी चीज है ये। ठीक है बच्चों, वास्तव में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं इसके बारे में एनसीईआरटी में 3 लाइनों में एक्सप्लेन किया गया है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका नाम है न्यूक्लियेज एंजाइम, जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या आरएनए को तोड़ने न्यूक्लियस 2 प्रकार के होते हैं, एक डीएनएज होता है, एक आरएनएज होता है। डीएनए और आरएनए। तो
तो जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़े उसका नाम न्यूक्लियेज होता है। अब न्यूक्लियेज फिर दो कैटेगरी के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज और एक होता है इंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज क्या होता है? एक्सोन्यूक्लियेज किसी पर्टिकुलर डीएनए को कट करता है कुछ इस प्रकार से कि जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड है, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। मान लेते हैं इतना बड़ा डीएनए है तो ये टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा, किनारे से रिमूव करता है, इसी नाते नाम क्या है? एक्सोन्यूक्लियेज। लेकिन यदि कभी कोई न्यूक्लियेज एंजाइम किसी पर्टिकुलर डीएनए को इस प्रकार से कट करे कि टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ना रिमूव करे, लेकिन ये पर्टिकुलर डीएनए है इसके अंदर से, इसका मतलब इनर पार्ट से या विदिन डीएनए, जो एनसीईआरटी में लिखा है विदिन डीएनए अंदर से काट दे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एंडोन्यूक्लियेज। तो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। डिटेल में हम लोगों को किसको पढ़ना है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कैसे काम करते हैं इसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कैसे किसी पर्टिकुलर डीएनए को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ही कट करता है ये हमें देखना है। तो करता क्या है? मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई डीएनए स्ट्रैंड है और इसमें बहुत सारे बेस पेयर पाए जाते हैं और ये 5' to 3' स्ट्रैंड है, इसका मतलब ये 3' to 5' स्ट्रैंड है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ही कैसे काटता है ये आपको समझना है। तो करता क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, मान लेते हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ये करता क्या है? डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए, पूरी लेंथ को देखता है। लेंथ को देखता क्यों है? क्योंकि देखने के दौरान एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और जब डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है उसी जगह ये डीएनए से अटैच हो जाता है। स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, उस डीएनए सीक्वेंस से अटैच हो जाता है और फिर वहीं से करता क्या है? कट कर देता है, कट द डीएनए। अब याद रखिएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम करता क्या है? कट करता है डीएनए को, कहां से? एक स्पेसिफिक पॉइंट से। वो स्पेसिफिक पॉइंट रिकॉग्नाइज किया जाता है। कैसे उसकी चर्चा भी करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, जब ये कट करता है तो एक स्ट्रैंड को कट करता है कि दोनों स्ट्रैंड को? तो आंसर देंगे कट द बोथ स्ट्रैंड। बोथ स्ट्रैंड को कट करता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सा बांड कट करता है, तो डीएनए में बैकबोन किसकी पाई जाती है? सुगर फास्फेट की। तो ये कट करता है या ब्रेक करता है सुगर फास्फेट बॉन्ड। तो सुगर फास्फेट चेन को ब्रेक करता है, दोनों स्ट्रैंड काटता है, स्पेसिफिक पॉइंट से ही काटता है क्योंकि ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। वो डीएनए सीक्वेंस जो किसी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है? तो ये सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है किसको? पैलिंड्रोमिक
न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए, किसी डीएनए में जो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उसी पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज का स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ही पहचानता है। अब ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, इसको ऐसे समझेंगे, ऐसा कोई भी वर्ड जो दोनों तरफ से एक जैसा पढ़ा जाए, जैसे मलयालम, तो चाहे मलयालम को इधर से पढ़िए तो भी मलयालम है और चाहे मलयालम को इधर से पढ़िए तो भी मलयालम है। इंग्लिश में ऐसा कोई भी वर्ड जो दोनों साइड से सेम पढ़ा जाए उसको पैलिंड्रोम वर्ड कहते हैं। अब डीएनए में इसको कैसे करते हैं इसको समझ लीजिए। तो अगर कभी किसी पर्टिकुलर डीएनए में बेस सीक्वेंस कुछ इस प्रकार का हो कि मान लेते हैं कि ये 5' to 3' है और ये 3' to 5' है। बेस सीक्वेंस कुछ इस प्रकार का हो कि दोनों दिशाओं से एक जैसा पढ़ा जाए। जैसे बेस सीक्वेंस है GAATTC, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा, CTTAAG। ध्यान से देखेंगे, कब हम लोग पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं, तो जब कभी किसी पर्टिकुलर डीएनए पर यदि 5' to 3' एक स्ट्रैंड पर पढ़ा जाए तो दूसरे स्ट्रैंड पर भी 5' to 3' ही पढ़िए। मतलब एक स्ट्रैंड पर 5' to 3' और दूसरे स्ट्रैंड पर भी 5' to 3' अगर रीडिंग की जाए, दोनों स्ट्रैंड पर एक ही डायरेक्शन में रीडिंग की जाए, एक स्ट्रैंड पर 5' to 3' हो तो दूसरे स्ट्रैंड पर भी 5' to 3' रीडिंग की जाए और सेम बेस सीक्वेंस मिले। जैसे इसमें देखिए GAATTC, ये 5' to 3' है तो इसमें पढ़िए GAATTC। तो जब कभी किसी डीएनए में या डीएनए के उस हिस्से में जब बेस सीक्वेंस सेम हो दोनों स्ट्रैंड पर, बस शर्त यह है कि रीडिंग की डायरेक्शन एक होनी चाहिए। अगर हम 5' to 3' पढ़ रहे हैं तो दूसरे स्ट्रैंड पर भी 5' to 3' पढ़ेंगे। अगर हम एक स्ट्रैंड पर 3' to 5' पढ़ रहे हैं तो दूसरे स्ट्रैंड पर भी 3' to 5' पढ़ना चाहिए। जैसे 3' to 5' पढ़ लेते हैं CTTAAG, तो इसे पढ़िए CTTAAG। मतलब दोनों स्ट्रैंड पर बेस सीक्वेंस सेम होगा यदि रीडिंग फ्रेम क्या हो, सेम हो। मतलब 3' to 5' अगर एक स्ट्रैंड पर पढ़ें तो दूसरे स्ट्रैंड पर भी 3' to 5' ही पढ़ें। ऐसा डीएनए या डीएनए का वो हिस्सा जहां बेस सीक्वेंस दोनों स्ट्रैंड का सेम होता है, बस रीडिंग फ्रेम क्या हो, सेम हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और बहुत बार पूछा गया है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज स्पेसिफिक होता है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, विशेष पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड को ही आइडेंटिफाई करता है। अब पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, लेकिन ये कहीं से भी नहीं काट देगा। याद रखिएगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से दूर से काटता है। जैसे इसका सेंटर कहाँ पर है, ये सेंटर है, लेकिन यहाँ से नहीं कट करेगा, इस सेंटर से थोड़ा दूर से कट करेगा। तो ये मान लेते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम EcoR
1 है। तो इको R1 का स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेबल सीक्वेंस अगर आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे GAATTC, और यही क्या है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। लेकिन पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के सेंटर से नहीं काटेगा, ये थोड़ा सा किनारे से काटेगा। इको R1 कहाँ से कट करता है, तो ये डीएनए को कुछ कहाँ से कट करता है, तो आंसर देंगे बिटवीन, किसके बीच, G एंड A। G एंड A के बीच का जो सुगर फास्फेट बांड होता है उसको कट करता है। तो ये G और A इधर से कट करेगा और G और A इधर से कट करेगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कहाँ से कट करता है, तो आंसर देंगे अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये क्वेश्चन स्पेशली इको R1 कहाँ से कट करता है, तो बिटवीन G एंड A। तो यहाँ पर इस पॉइंट से कट कर देगा, यहाँ पर इस स्टैंड पर इस पॉइंट से कट कर देगा, और कट करने के बाद देखिए क्या होगा। तो कट करने के बाद ये होगा, कट करने के बाद ये हालात होंगे कि यहाँ G होगा और ये AATTC ये स्ट्रैंड होगा, और इधर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ CTTA होगा, और इधर की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ इधर की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो ये G होगा। अब ध्यान से देखें, ये हिस्सा जो डीएनए का है और ये हिस्सा जो डीएनए का है, इसमें ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट बन गया है और इसमें ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट बन गया है। जो सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट बनता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट ध्यान से देखें तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, इसका मतलब इस पार्ट का कॉम्प्लीमेंट्री ये है। दो डीएनए पार्ट बन गए हैं, एक पार्ट ऑफ डीएनए ये है, एक पार्ट ऑफ डीएनए ये है। इसमें जो सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट बन गया है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट को कहा जाता है क्या, आंसर देंगे स्टिकी इंड। क्यों स्टिकी इंड कहते हैं, कि जब कभी कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड अगर आमने सामने आ जाएंगे तो एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। तो जब कभी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, ज़्यादातर केसेज में कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज काटता है तो जो दो पार्ट बनते हैं, इसमें एक पार्ट पर एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, दूसरे पार्ट पर दूसरा सिंगल स्ट्रैंड होता है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड हिस्सा जहाँ कहीं पाया जाएगा उसको कहते क्या है, स्टिकी इंड। हाँ, तो ये जो स्टिकी इंड बनते हैं ये नेसेसरी होते हैं, क्योंकि स्टिफनेस ऑफ इंड अगर नहीं होगा तो क्या लाइगेज एंजाइम काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो स्टिकनेस ऑफ इंड फैसिलिटेट एक्शन ऑफ लाइगेज। लाइगेज एंजाइम का काम है दो डीएनए इंड को जोड़ना, लेकिन दो डीएनए इंड तभी जुड़ पाएंगे जब दोनों डीएनए इंड स्टिकी होंगे। तो स्टिकनेस ऑफ इंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ लाइगेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने अभी आपको क्लियर कर दिया है कि इको R1 अगर डीएनए को कट करता है तो G और A के बीच कट करता है, और अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ये G और A के बीच है, ये G और A के बीच है। कट करने के बाद स्थिति ये होगी कि ये डीएनए स्ट्रैंड होगा, एक ये डीएनए स्ट्रैंड होगा, इसमें इधर की तरफ भी सिंगल स्ट्रैंड होगा और इधर की तरफ भी सिंगल स्ट्रैंड। जो सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन होता है उस पर्टिकुलर इंड को कहा जाता है का स्टिकी इंड। तो ये भी एक स्टिकी इंड है और ये भी एक स्टिकी इंड है। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि क्या हमेशा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के कट होने के बाद स्टिकी इंड ही बनते हैं? ऐसा नहीं है, कभी कभार रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के एक्शन के बाद स्टिकी इंड नहीं बनते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। मान लेते हैं कि ये एक डीएनए है और डीएनए में सीक्वेंस G G G C C C G G G C C C। अगर ये 5' to 3' है तो ये 3' to 5' है।
इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करता है उसका नाम है SMA। SMA क्या करता है, इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से कट कर देता है। अब जब सेंटर से कट कर देंगे तो देखिए होगा क्या, एक DNA स्ट्रैंड इतना बचेगा और दूसरा DNA स्ट्रैंड इतना बचेगा। इधर क्या बचेगा, G C और इधर क्या बचेगा, C और G। अब देखिए यहाँ कोई भी क्या किनारे सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंड नहीं है, दोनों डबल स्ट्रैंड हैं। तो जब कभी कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी पैलिंड्रोम के सेंटर से कट कर देगा तो जो दो इंड बनेंगे, इन इंड को कहा जाता है, ध्यान से सुनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कहा जाता है ब्लंट इंड। और अगर सेंटर से दूर से काटेंगे, जैसे इको R1 ने सेंटर से दूर G और A के बीच काटा है, तो इसमें भी एक सिंगल स्ट्रैंड बना है, इसमें भी एक सिंगल स्ट्रैंड बना है, और इसी नाते इस किनारे को कहते क्या है, स्टिकी इंड। लेकिन अगर सेंटर से काट देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्लंट इंड। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं जो ब्लंट इंड नहीं बनाते हैं, मतलब स्टिकी इंड बनाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना था, फिर भी हम आपको बता देंगे कि कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम जो क्या बनाते हैं, ब्लंट इंड, और कुछ बता देंगे जो क्या बनाते हैं, स्टिकी इंड। तो कौन कौन से हैं, 2-3 नाम आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैं जो ब्लंट इंड बनाते हैं। तो ब्लंट इंड बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है HIND2, एक याद रखिएगा, दूसरा SMA याद रखिएगा, HAE थर्ड, और चौथा इको R5 याद रखिएगा। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं जो ब्लंट इंड बनाते हैं, तो हिंड सेकेंड याद रखिएगा, SMA याद रखिएगा, HAE थर्ड याद रखिएगा, और इको R5 याद रखिएगा। तो कौन कौन से हैं जो स्टिकी इंड बनाते हैं, तो स्टिकी इंड में भी 2-3 नाम याद रखिएगा। स्टिकी इंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है वो है हिंड थर्ड, BAM1, इको R1, SAL1, XHO1। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन है जो स्टिकी इंड बनाते हैं या निम्नलिखित में से कौन है जो ब्लंट इंड बनाते हैं, तो याद ऐसे रखेंगे, जब कभी सेंटर से कट करेंगे तो क्या बनेगा, ब्लंट इंड बनेगा, और जब कभी सेंटर से दूर से कट करेंगे तो क्या बनेगा, स्टिकी इंड बनेगा। कौन सा स्टिकी इंड बनाने वाले हैं, तो हिंड थर्ड देखिएगा, हिंड थर्ड किसमें है, स्टिकी इंड में है, जबकि हिंड सेकेंड किसमें है, ब्लंट। इको R5 किसमें है, ब्लंट इंड में है, और इको R1 किसमें है, स्टिकी इंड में है। तो कुछ नाम हमने यहाँ लिख रखे हैं, याद कर लीजिएगा, नीट 2016 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ बातें और आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बगैर जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल ही नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में दो हम अलग अलग डीएनए जोड़ते हैं, दो अलग अलग डीएनए को जोड़ करके हमको एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमको एक पर्टिकुलर एलियन डीएनए और एक हमको होस्ट या वेक्टर डीएनए इस्तेमाल करना होता है। मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई एलियन डीएनए है और ये कोई पर्टिकुलर वेक्टर डीएनए है। याद रखिएगा, इन दोनों को जोड़ करके ही हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। इस एलियन डीएनए का ये स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए हमको चाहिए, तो इस स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेट करके इस पर्टिकुलर सेगमेंट को आइसोलेट करने के लिए एक
स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को यूज करना पड़ेगा। उसी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का इस्तेमाल करके इस वेक्टर डीएनए को भी क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो याद रखिएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन में एलियन डीएनए को आइसोलेट करना और वेक्टर डीएनए का जो ओपन करना है, ये दोनों काम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के द्वारा होने चाहिए। इस बात को याद रखेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तभी तो सेम स्टिकी एंड बनेंगे, वरना कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड बनेंगे नहीं। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड नहीं बनेंगे तो फिर यहां ऐड नहीं हो पाएगा। तो जिस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का इस्तेमाल करके एलियन पीस ऑफ डीएनए आइसोलेट करेंगे, उसी का इस्तेमाल करके वेक्टर डीएनए को ओपन करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, लाइगेज एंजाइम इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करने के बाद क्या होगा, ये मान लेते हैं कि वेक्टर डीएनए है और ये एलियन पीस ऑफ डीएनए है जो इससे जुड़ जाएगा, और इसी का नाम क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन में किसी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का इस्तेमाल होगा। बस खास बात यह है कि दोनों डीएनए को काटने के लिए सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का इस्तेमाल होना चाहिए। फिर लाइगेज का इस्तेमाल करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के बाद इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, किसमें, होस्ट सेल में। अब जब होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद फिर क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा। वो मल्टीप्लिकेशन के दौरान क्या हो जाएगा, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्लोनिंग हो जाएगी और जो प्रोजनी बनेंगे उन दोनों में, तो क्या है, ये मान लेते हैं कोई होस्ट सेल है और होस्ट सेल में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये दो होस्ट सेल बन जाएंगी, और जब दो होस्ट सेल बन जाएंगी तो दोनों में हमको क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखने को मिलेगा। और इसी को हम लोग कहेंगे क्या, क्लोनिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की क्लोनिंग के लिए एंजाइम कौन सा लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज लगेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमको यहाँ याद रखना है क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का नेचर स्पेसिफिक होता है। मतलब स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को। जब कभी हम दो अलग अलग डीएनए को जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हैं तो दोनों डीएनए को काटने के लिए हमें सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद जोड़ देंगे, लाइगेज रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मतलब उसकी कॉपीज बन जाएंगी। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए तभी मिलेगा जब एलियन डीएनए या सोर्स डीएनए और वेक्टर डीएनए को किससे काटा जाए, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही कट किया जाए, अन्यथा फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलना संभव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगले लेक्चर पर हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। बाय बाय बच्चों।